एक वक्त से कबल आपने सुना हमारी बड़ी ज़ोरदार गुफ्तगू हो रही थी। जनाब गौहर एजाज से मजबूत केस पेश कर रहे थे। बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान, पाकिस्तान में बिजली का मौजूदा टैरिफ है, पाकिस्तान की बका का सवाल है, पाकिस्तान की मीशत का भी, और एक आम पाकिस्तानी भी इस लेवल की जो दुनिया की शायद महंगी तरीन बिजली है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ ना कुछ हल ढूंढना पड़ेगा। और इस हवाले से जो कुछ डायग्नोसिस जो है, जो अपना केस है जनाब गौहर एजाज पेश कर रहे थे, इस पूरे मौजू पर अभी हमारी जो गौहर एजाज साहब से बात हुई, इस पर एक हम इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल और बहुत ही एजुकेटेड हम इसका एक और जायज़ा लेते हैं और एक इंडिपेंडेंट जायज़ा लेते हैं। और इसके लिए मैंने ख़ास तौर पर दावत दी है जनाब ताहिर अब्बास को। बहुत उम्दा मुस्तनद इंडिपेंडेंट माहिर है, हेड ऑफ़ रिसर्च भी है आरिफ हबीब लिमिटेड में। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बास साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि ये मसला ऐसा है कि पहले तो ये फरमाइए कि जो बिजली हम पाकिस्तानी ख़रीद रहे हैं या जो हमारा कारोबार ख़रीद रहा है, आज जो टैरिफ है, क्या हम ये बात कहना मुनासिब है कि ये दुनिया की शायद महंगी तरीन बिजली है जो कोई मुल्क ख़रीद रहा है? जी कामरान साहब, बिल्कुल हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे इस वक्त बिजली का रेट है, वो 2-3 वजूहात की वजह से जो है वो ज़्यादा है। जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि एक तो हमारा बेस टैरिफ है जो कि इस वक्त अगर हम देखें तो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से तकरीबन 36 रुपये पर किलोवाट आवर बनता है। इसके बाद इस पर तकरीबन 40 से 45% ओवर एंड अबव टैक्सेस लगते हैं, जिसमें जीएसटी शामिल है, जिसमें इनकम टैक्स विथ होल्डिंग शामिल है, जिसमें पावर होल्डिंग का सरचार्ज शामिल है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो महंगी तरीन बिजली है इसका तकरीबन आधा तो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जी, 40% के करीब, 40% के करीब टैक्सेस, यानी कि इसका किसी इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है, तो हुकूमत के ख़जाने में चले जाते हैं। जी बिल्कुल। अब इसमें जो है वो पुराने जैसे नीलम जहलम सरचार्ज है वो है, पावर होल्डिंग में जो डेट पार्क हुआ हुआ है उसका मार्कअप है, तो ये बेसिकली जो कॉस्ट हमारी बढ़ के 55-60 रुपये तक पहुँच जाती है। उसकी रीज़न ये है कि ये सारे टैक्सेस जो है वो टैरिफ के ऊपर लगते हैं और फिर जो है वो यूनिट जो है वो उससे ज़्यादा महंगा हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट आती है। फ्यूल एडजस्टमेंट यही होती है कि जो आपका एक रेफरेंस टैरिफ है, जो फ्यूल कॉस्ट है और जो एक्चुअल कॉस्ट आई है, तो फ्यूल कॉस्ट अगर रेफरेंस में कम है और एक्चुअल ज़्यादा आई है तो वो जो 1-1.5-2 रुपये का स्प्रेड बनता है वो भी जो है वो ऐड होता है और वो फिर पिछले कई महीनों का जो है वो एक साथ जो है वो ऐड हो रहा है। तो ये और फर्दर जो है वो हमारे टैरिफ को जो है इसमें एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो जिसको शोहरत मिलती है वो कैपेसिटी पेमेंट है जी। कैपेसिटी पेमेंट जो है, जो मैंने देखा है, वो शायद 28-30% मुख्तलिफ हवाले से उस टैरिफ के अंदर वो नज़र आती है। थोड़ा सा कैपेसिटी पेमेंट को इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये क्या होती है। जी देखें, हमारे जो टोटल इस वक्त रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है वो है तकरीबन 3.7 ट्रिलियन रुपीस की साल की। ये वो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है जिस पे हमें टैरिफ बनाना होता है, जिस पे हमारे पावर सेक्टर में कोई लॉस नहीं होगा। अगर अब हम इसमें से कैपेसिटी पेमेंट देखें तो वो कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 18.39 रुपीस पर किलोवाट आवर जो है वो बनती है और ये नंबर जो है वो तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए का जो है वो हमारा कैपेसिटी पेमेंट का जो है वो बन रहा होता है। फिर बाकी 11 रुपये पर किलोवाट आवर जो कि तकरीबन 1.1 ट्रिलियन रुपए है वो एनर्जी पेमेंट है। फिर जो है वो कुछ डिस्कोस के मार्जिन है 1.5 रुपये पर किलोवाट आवर और फिर कुछ प्रायर ईयर एडजस्टमेंट होती है, तो ये सब कुछ मिला के तकरीबन 36.5 रुपये पर किलोवाट आवर का टैरिफ बनता है। गौहर एजाज साहब से बात की, आपने सुनी कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट है ये दरअसल जो है इसका बड़ा हिस्सा वो है जो कि उस प्रोजेक्ट पे डेट है और उस डेट सर्विसिंग के लिए, उसके इंटरेस्ट रेट की सर्विसिंग के लिए, और ये जो कैपेसिटी पेमेंट जो कि हम पे कर रहे हैं इस टैरिफ के अंदर, ये सारा का सारा ऑपरेटर की जेब में नहीं जा रहा, ये दरअसल उस डेट पे जा रहा है जो कि उसने उसके लिए अक्रू किया है। जी यही बात है। बिल्कुल। कैपेसिटी पेमेंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है सबसे पहले डेट रीपेमेंट। हमारे मुल्क में जो आईपीपी लगते हैं उनका टैरिफ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि 25% इक्विटी होती है और 75% डेट होता है और ये डेट फ्रंट लोडेड होता है। इसका मतलब फ्रंट लोडेड का ये हुआ कि अगर 30 साल प्लांट की लाइफ है तो जो डेट रीपेमेंट है वो शुरू के 10 साल में होगी। तो होता ये है कि शुरू के टाइम में टैरिफ ज़्यादा होता है और फिर उसके बाद टैरिफ जो है वो कम हो जाता है। अब मेजर कंपोनेंट कैपेसिटी पेमेंट में जो है वो डेट का होता है। फिर ऑब्वियसली जब आप डेट लेते हो तो उसको सर्विस करने के लिए आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी देनी पड़ती है। तो मैं अगर एक हिसाब आपको ब्रॉडली बताऊं तो इस 18 रुपये में से तकरीबन 7 रुपये डेट रीपेमेंट होगी, 3 रुपये का मार्कअप होगा, तो 10 रुपये तो आपके जो है वो यही हो जाते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली कुछ जो है वो इंश्योरेंस के चार्जेस होते हैं,
कुछ जो है वो फिक्स्ड वेरिएबल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होती है कि वो ज़रूरी होती है प्लांट की मेंटेनेंस के लिए। तो ये कुल मिला के तकरीबन जो है वो 18 रुपये के करीब बनते हैं, और उसमें जो रिटर्न ऑन इक्विटी का कंपोनेंट है वो तकरीबन 2.5 से 3 रुपये पर किलोवाट आवर बनता है, जो कि तकरीबन 8 से 9% है टोटल टैरिफ का। सो मेजर पोर्शन जो है वो आपका डेट रीपेमेंट, मार्कअप, इंश्योरेंस और जो फिक्स्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है वो बनता है, और बाकी जो बेसिकली स्पॉन्सर को मिलता है वो तो कैपेसिटी पेमेंट का सिर्फ 7 से 8% है, जो कि स्पॉन्सर को एज अ प्रॉफिट जो है वो जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसके अगेंस्ट जो है वो जा रहा होता है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अभी हमने बात की उसके अंदर के जो मैंने पॉइंट रखा कि ये जो भी हमारे पावर प्लांट्स हैं 52% तो सरकारी इसमें मिल्कियत है, और सरकारी जो है वो पहले अपना एक मॉडल बनाए, एक प्लान पेश करे, एक उसको ऑपरेशनलाइज करे, उस पर अमल करे, ताकि फिर हम जो प्राइवेट हमारे पार्टनर्स हैं उनके पास जाएं और फिर उनके साथ वो करें। और इस सिलसिले में आपने देखा कि गौहर एजाज साहब ने फरमाया कि इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ये कितनी हुकूमत की सकत है जो उनका अपना 52% वाला हिस्सा है कि उसके अंदर वो कुछ इनोवेटिव या कोई ज़रूरी चीज़ें जो कि की जा सकती हो, डूएबल्स है, वो कर सकती है। और कितनी हुकूमत बंधी हुई है इस मामले में। परहैप्स जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो 52% पावर प्लांट्स हैं कैपेसिटी पेमेंट उनकी है, उन 52% वो कैपेसिटी पेमेंट है जो हुकूमत के दायरे में आते हैं। अच्छा, अब उसमें कौन कौन से जो है वो आ जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो आता है, तकरीबन 23% हमारी कैपेसिटी पेमेंट न्यूक्लियर को जाती है। इस तरीके से उसके बाद जो है वो तकरीबन 21% हमारी कैपेसिटी पेमेंट हाइडल को जारी होती है, और इसी तरीके से जो बाकी रिमेनिंग 10-11% है वो RLNG बेस्ड पावर प्लांट को जारी होती है, और तकरीबन 0.5% जो सोलर का हमने एक कायदे-ए-आज़म पार्क लगाया हुआ है उसको जारी होती है। तो ये 52% ये बनते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी स्ट्रक्चर वही है। इसमें भी स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि ये भी जो है वो डेट से फाइनेंस हुए हुए हैं सारे प्रोजेक्ट्स, और इसमें डेट का कंपोनेंट 70 से 75% होगा। सो इसका मतलब ये है कि इनके टैरिफ्स में भी मेजर कंपोनेंट जो है वो डेट रीपेमेंट और मार्कअप का है। सो अगर हुकूमत जो है वो इसको रीप्रोफाइल करने की तरफ जाती है तो पहले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जो हाइडल पावर प्लांट हैं और जो RLNG के पावर प्लांट हैं, उनके डेट को आपने जो है वो जो फ्रंट लोडेड 10 साल पे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट की लाइफ होती है 40 to 45 ईयर्स, बट उसकी डेट रीपेमेंट हो रही होती है शुरू के 10 सालों में। तो उसको आप जो है वो 20 साल पे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको आप 25 साल पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उससे होगा ये कि जो आपकी पर किलोवाट आवर कॉस्ट फ्रंट लोडेड होती है वो स्प्रेड आउट हो जाएगी पूरे टैरिफ कंट्रोल पीरियड पे। और इसी तरीके से जो है वो हाइडल में भी है। हाइडल की तो लाइफ जो है वो और ज़्यादा होती है, और हाइडल की कोई रनिंग कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट होती नहीं है, क्योंकि वो तो जो है वो पानी से बिजली बन रही होती है। तो उसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हुकूमत को जो अपने 52% हैं उसको देखना चाहिए कि वो किस तरीके से उसके टैरिफ्स को नीचे ला सकते हैं। और चूंकि डेट रीपेमेंट ही मेजर कंपोनेंट है और मार्कअप चार्जेस जो है वो मेजर कंपोनेंट है, तो उसी से ईज ऑफ करते हुए जो है वो हम टैरिफ को जो है वो कम कर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली उसके बाद जो है वो इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट आ जाते हैं, 20% वो हैं, फिर लोकल कोल आ जाता है 10% के करीब वो है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 2002 और 94 की पॉलिसी के जो फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स हैं उनका कैपेसिटी पेमेंट में जो शेयर है वो सिर्फ 4% है, क्योंकि वो मैच्योर भी हो गए, क्योंकि वो मैच्योर भी हो गए और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा बचा ही नहीं है। तो मेजर अगर आप देखें तो ये आपके जो न्यूक्लियर, हाइडल, RLNG, इंपोर्टेड कोल, लोकल कोल, ये आपके तकरीबन 90% के करीब जो है वो ये बन जाते हैं। और फिर बाकी अब आप ये फरमाइएगा कि कितना स्कोप है कि जो प्राइवेट जो पावर प्लांट्स हैं, हमारे IPPs हैं, जिसमें चाइनीज़ भी IPPs हैं और कुछ हुकूमत के साथ के हैं, कि इनके साथ हम रीनिगोशिएट कर सकें। या एक बात ये हुई कि जो 2020 में जो एक कमेटी बनी थी 2021 के अंदर, और फिर उसने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी, उसके बाद जो है मोहम्मद अली साहब ने हमारे एक प्रोग्राम में कहा था कि वो चाह रहे थे कि इसकी हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी करा लें, हम इसकी ऑडिट करा लें। हम फिर अभी गौहर साहब ने कहा कि इसकी जो है फोरेंसिक ऑडिट हमें करानी चाहिए कि इनकी जो कॉस्ट है वो क्या वो या जो प्लांट की कॉस्ट है वो ओवर इनवॉइस तो नहीं है, या वो उसमें प्रॉपर इक्विटी लगी है जो कि क्लेम्ड है, या इसका हीट ऑडिट हो जाए, या इसका कोल का जो प्राइसेस पे की गई हैं जो उसकी कंजम्पशन के हवाले से वो हो जाए।
ज़ाहिर है कि सॉवरेन एग्रीमेंट है, इस पर हमारी सॉवरेन हमारी गारंटीज़ हैं, इंटरनेशनल लॉज इस पर अप्लाई होते हैं। ये रास्ता जो है ये कितना डूएबल है फ्रॉम ए वेरी एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव? जी देखिए कामरान साहब, हमें जो भी डिसीजन लेना हो वो हमें जो है वो बहुत सोच विचार के बाद और बहुत केयरफुल तरीके से लेना होगा। अगर आपको याद हो तो रिकोडिक का मामला हमने एक इस तरीके से किया था और वो फिर अभी हमने जो है वो उसको पेमेंट करके ही सेटल की है। सो जैसे आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इन तमाम गारंटीज़ जो एग्रीमेंट्स हैं उसके पीछे सोवरेन गारंटीज़ हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान की सोवरेन गारंटीज़ हैं। तो हमें जो है वो ऑब्वियसली इसको बिट्स एंड पीसेस में जो है वो देखना होगा कि किस तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एक तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि ये डेट की नेगोशिएशन ऑब्वियसली लेंडर्स के साथ हो सकती है, बट उसका अगर हम इम्पैक्ट देखें तो अगर मैं एक एस्टिमेट करूं कि तकरीबन 6.5-7 रुपये पर किलोवाट आवर का डेट रीपोर्शन है, तो अगर मैं उससे 5 साल एक्सटेंड कर दूंगा तो आप ये समझ लें उससे 1.5-पौने 2 रुपये का फ़र्क पड़ेगा टैरिफ में, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कामरान साहब कि हमारे मुल्क में बिजली जो है वो सरप्लस है और गैस जो है वो शॉर्ट है। तो हमारा जो बेसिक एम होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमने जो बिजली की खपत है उसको बढ़ाना है। तो मैं आपको एक एस्टिमेटेड नंबर बताऊं कि अगर हम जैसे इस साल नेपरा ने जो अपनी डिटर्मिनेशन की है 1,06,000 गीगावाट आवर जो है वो हम बिजली बेचेंगे, तकरीबन 13,000 मेगावाट के करीब जो है वो बनती है। तो अगर हम इसे 10% से जो है वो बढ़ा लें तो हम तकरीबन 1 रुपये 80 पैसे की जो है वो सेविंग कर सकते हैं कि हम जो है वो ऑब्वियसली कैपेसिटी पेमेंट फर्दर डिवाइड हो जाएगी, नई यूनिट्स आएंगे और ऑब्वियसली हमें फ्यूल कॉस्ट करनी पड़ेगी, तो ये तकरीबन 3.5 रुपये की बनती है, बट फ्यूल कॉस्ट को ऐड करने के बाद हम 1 रुपये 70 पैसे सेविंग इस तरह कर लेंगे। तो ये 10% तो ऐसे ही वो हो सकती है। फिर अगर हम सेकेंडली देखें तो इस वक्त हमारे मुल्क में 3-3.5 हज़ार गैस बेस्ड कैप्टिव जो है वो ऑपरेशनल है। गैस बेस्ड कैप्टिव ऑपरेशनल हैं और वो ऑब्वियसली वो तो हुकूमत ने फैसला किया है और कहा है कि हम दिसंबर जनवरी तक इसको बंद करेंगे, आप बिजली खरीदें और इसको बंद करें, और वैसे भी गैस हमारे पास नहीं है। तो ये 3,000 शायद यहाँ ऐड हो जाएंगे जी। तो ये तकरीबन यहाँ से हमें जो है वो 3-3.5 रुपये की सेविंग जो है वो यहाँ से आ सकती है, क्योंकि ये 3,000 मेगावाट जब ग्रिड पे आएगा तो वो उससे हमें जो है वो है। अच्छा, तीसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं ये 11.5% हैं जो कि अलाउबल हैं टैरिफ के अंदर। इसका मतलब ये कि जो ये 11.5% का एक्चुअल लॉस 15-16% है, लेकिन जो अलाउबल इन टैरिफ है वो 11-11.5% है। ये टैरिफ में बिल्ट इन हो जाता है। इसका मतलब इसकी कॉस्ट टैरिफ का पार्ट बन जाती है, जो कि फिर हम और आप जो है और बाकी आवाम जो है वो उसको कर रही होती है। तो ये अगर हम इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को भी जो है वो आधे कर दें तो यहाँ से भी हम तकरीबन 1 से 1.5 रुपये बचा सकते हैं। अच्छा, ये सब हम जब काम करने जा रहे होंगे कामरान साहब, तो एक इशू ये आएगा कि हम डिमांड पे फोकस करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो हमें अपनी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी जो है वो काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त बकौल हुकूमत के तकरीबन 21,000 मेगावाट की ट्रांसमिशन जो है वो एक्टिव है, क्योंकि हमारी जो पीक जनरेशन है वो 21-21,500 गई है, लेकिन हमारी सर्दियों की डिमांड जो है वो 27,000 मेगावाट हो जाती है, एवरेज हमारी 13,000 होती है। सो अगर हम इसको बढ़ाने के लिए जाएंगे ऑब्वियसली तो इसका मतलब हमारी पीक डिमांड भी बढ़ेगी। पीक डिमांड बढ़ेगी और हमारे पास अगर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम हुआ तो हम जो है वो फिर बिजली डिलीवर नहीं कर पाएंगे और फिर ऑब्वियसली ट्रांसमिशन के मसले जो है वो 27,000 जो है हमारी गर्मियों में हो जाती है। जी, गर्मियों में हो जाती है। और फिर अब अगर हम 3-4 हज़ार मेगावाट, आपने फरमाया कि अब हम चाहे हम ठीक है कोशिश करें और डिमांड बढ़ा दें, लेकिन हमारे पास ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है जो उसको कैरी कर सके। जी बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि जो लाहौर मटियारी की लेटेस्ट ट्रांसमिशन लाइन है 4,000 मेगावाट इसकी इवैक्यूएशन कैपेसिटी है, लेकिन ये भी 2,500 पे ऑपरेशनल है। इवैक्यूएशन लाहौर में इवैक्यूएशन का कोई लैंड का इशू है जिसकी वजह से वो पूरी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो वहाँ से भी सिर्फ 2,500 की इवैक्यूएशन हो रही है। इसी तरीके से जो कुछ हमारे ऐसे विंड के पावर प्लांट्स हैं वहाँ से भी इवैक्यूएशन का मसला है। फिर चूँकि पंजाब जो है वो डिमांड सेंटर है तो वो नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ का भी जो है वो इसका मसला है। तो साइमल्टेनियसली हमें दो चीज़ों पे वॉर फुटिंग बेसिस पे काम करने की ज़रूरत है। एक आपने ऑब्वियसली एक तो ये टैरिफ फ्री नेगोशिएशन की बात है कि आप किस तरीके से सबको लेके चलते हैं, फिर आपने डिमांड पे फोकस करना है, आपने गैस के सारिफिन को बिजली पे शिफ्ट करना है, और तीसरा ये कि आपने जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर भी वॉर फुटिंग बेसिस पे काम करना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम डिमांड बढ़ाने में कामयाब हो जाएँ बट ट्रांसमिशन में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और चीज़ जो हमारी अभी बात हुई वो ये कि आगे क्या सिचुएशन है। एक तो हमारा सोलर बहुत तेज़ी से आ रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक सच अगले साल 6,000 मेगावाट हमारे पास सोलर हो जाए। ज़ाहिर बड़ी डिमांड है, हुकूमत के लिए मुश्किल है कि उसको रोके या जो लग की है उसको टैक्स करे, वो एक बहुत बड़ा केओस हो जाएगा।
दूसरी जानिब हमारे और पाइपलाइन के अंदर प्लांट्स आ रहे हैं ना, और पावर प्लांट सामने आ रहे हैं, और कैपेसिटी सामने आ रही है, उससे निपटने का क्या तरीका होगा? क्योंकि अब तो इसको 42-43 हज़ार को नहीं संभाल पा रहे, कल को जब ये 65,000 हो जाएगा जो अभी हमारी बात हुई, इसको कैसे निपटेंगे? जी अच्छा, इसमें अगर कामना साहब मैं देखूं तो जैसे इस साल जो है वो सूखी किनारी और एक दो और छोटे हाइडल जो है वो आ रहे हैं। अगली जो हमारी बड़ी कैपेसिटीज़ ऐड हो रही हैं वो जो है वो आई बिलीव आज से 3-4 साल बाद जो है वो ऐड होंगी, जिसमें ये दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आएगा, ये बड़ा एक प्रोजेक्ट है। फिर दिया मीर पे काम चल रहा है, फिर एक सवात रन ऑफ द रिवर पे जो है वो काम चल रहा है। तो अब आई थिंक इन प्रिंसिपल हुकूमत ने ये तो डिसाइड कर लिया है कि हमने कैपेसिटी एडिशन जो है वो थर्मल बेस्ड नहीं करनी, कोल बेस्ड भी नहीं करनी, या तो हमने हाइडल बेस्ड करनी है जो कि ऑब्वियसली एक चीपर सोर्स ऑफ जनरेशन है, या फिर हमने जो है वो रिन्यूएबल की तरफ जाना है और उसमें भी हमने कंपेटिटिव बिडिंग से जो है वो करना है। तो इसका सर वे आउट सिर्फ यही है कि आपने जो है वो डिमांड को इंक्रीज़ करना है, और इस लेवल तक डिमांड को आपने इंक्रीज़ करना है कि आपका जो टैरिफ है वो इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ द सेविंग इन द फ्यूल चार्जेस नीचे आना जो है वो शुरू हो जाए। बट वो सिर्फ उसी सूरत हो सकता है कि आप अपनी डिमांड को जो है वो बहुत रैपिडली जो है डिमांड को करें और फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचाएं, वरना फिर हम एक नए साइकिल में फंस जाएंगे कि हमारी डिमांड तो होगी बट चूंकि ट्रांसमिशन नहीं। और बड़ा क्रिटिकल सवाल है, सवाल क्या है, मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपके थ्रू जो है, ताकि ये कि गैर जज्बाती हम बात कर सके, एक एजुकेटेड बात कर सके कि ये जो हमारा इतना महंगी, दुनिया की महंगी तरीन बिजली हो गई है, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये तमाम कैपेसिटी पेमेंट और ये उसके ऊपर ये है कि हमारे यहाँ सन 2021 में जो है करंट अकाउंट हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हम उसको बोझ नहीं संभाल सके, और जिसके बाद से हमारा एक्सचेंज रेट कोलैप्स किया और हम जो हैं वो 150 से या 120 से 160 से जो है वो 300 तक पहुँचे। क्योंकि ये हमारा सारा मामला डेट बेस्ड है और ये सारा हमारे पर डेट है, और जब हमारा रुपया कोलैप्स किया तो ये जो खुद जो है ये उठ के डबल हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया, और उसकी वजह से हर चीज़ हमारी महंगी हो गई। ये एक सिंपल जो इसका जो रीज़न मैं साइट कर रहा हूँ, क्या ये एक्यूरेट है कि असल एक बड़ी वजह तो ये है जिसने कि तबाही बचाई? जी बिल्कुल कामरान साहब, देखें जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट होती है और इवन जो अगर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखें तो उसमें जो डॉलर की जो डॉलराइज्ड रिटर्न देने हैं, जो प्रॉफिट हमने प्रॉमिस किया है, डॉलर इंडेक्सेशन जो है वो होती है। अगर आपने फॉरेन फाइनेंसिंग ली हुई है ऑब्वियसली तो उसका रीपेमेंट भी डॉलर में होती है, उसका मार्कअप भी डॉलर में होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी डॉलर में होता है, और इसी तरीके से और बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो कि डॉलर बेस्ड होते हैं। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपके पावर सेक्टर पे जो है वो आ रहा होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्योंकि आपका प्रॉब्लम यही है कि आपने सोर्सिंग जो की हुई है वो तो डॉलर बेस्ड टैरिफ है, बट आपकी जो रिकवरी है वो पीकेआर में है। मैं और आप और जो भी लोग बिल देते हैं वो पीकेआर में देते हैं, लेकिन चूंकि वो डॉलर बेस्ड है तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो टैरिफ्स जो है वो जब रीसेट होते हैं, इंडेक्सेशन होती है उसमें, तो वो ऑब्वियसली 50% 60% डिप्रिसिएशन अगर हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल करेंसी की स्टेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है, बट अगेन उसमें भी हमने ये देखना होगा कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से करंट अकाउंट को मैनेज करती है, किस तरीके से अपनी डेट रीपेमेंट्स को मैनेज करती है। आईएमएफ की जो एक हमें रिगरस पॉलिसी मिली है उसको कितने अच्छे तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। आईएमएफ ने तो वैसे कहा है कि फर्दर जनरेशन आपके यहाँ नहीं होनी चाहिए बिकॉज आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, एक तो जनरेशन कैपेसिटी एक्सेस है हमारे पास, और ऑब्वियसली अभी हमें फॉर टाइम बिंग जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई जनरेशन कैपेसिटी ऐड होगी तो वो या तो रिन्यूएबल होनी चाहिए या फिर जो है वो हाइडल जो है वो उस पर जो है वो आप एक्सपेंशन जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर अब्बास साहब हमारे साथ थे, हेड ऑफ रिसर्च है और एनर्जी के बहुत उम्दा मुस्तनद इंडिपेंडेंट माहिर हैं, और इसीलिए जो हमारी सारी गुफ्तगू हुई जौहर एजाज साहब के साथ, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था, हमने एक उसका इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी किया और आपके सामने रखा ताकि आप सही फैसले पे पहुंच सकें। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।